ऑन अ स्ट्रिंग, हमने बेसिकली एक वॉल के थ्रू एक स्ट्रिंग को बांध दिया, ठीक है। यहाँ से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, इसको वॉल मान लो, रिजिड सपोर्ट है, वॉल लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को थोड़ा खींच के रखा हुआ है सच दैट इसमें कुछ ना कुछ टेंशन हो, ठीक है, इसमें कुछ टेंशन है, क्लियर। ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बारे में बात कर ले, इसका जो मास है वो यूनिफॉर्म है इस लेंथ में, ठीक है। तो मैं इसकी लेंथ ले लेता हूँ, लेट्स से इट इज एल, कैपिटल स्मॉल एल, एंड इसका जो टोटल मास है दैट इज एम, ठीक है। तो एम इज द टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग and L is the total length of the string. ठीक है, और इसको हमने ऐसा खींच के रखा हुआ है तो इसकी वजह से यहाँ पे टेंशन भी होगी पूरी स्ट्रिंग में। सो T is the tension in the string. Tension in the string. ठीक है, ओके, सो T is the tension in the string. अब हमें यहाँ पे एक पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं दैट इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। इसको मैं म्यू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, म्यू इज बेसिकली dm by dl. दिस इज एलिमेंटल मास, this is elemental mass and this is that elemental length, ठीक है। this is mu, I am calling it mass per unit length, ठीक है। यही mu dm by dl के इक्वल है, यही टोटल m by टोटल l के इक्वल हो जाएगा कब, when mu is constant, मतलब मास जो है वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ हो उस स्ट्रिंग पर, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे ज्यादा है, या फिर कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन है। जितना मास यहाँ की एक यूनिट लेंथ का होगा उतना ही मास यहाँ की एक यूनिट लेंथ का होगा, या फिर उतना ही मास कहीं और जो इस स्ट्रिंग पर पोर्शन हम कंसीडर करेंगे वहाँ पर जो एक यूनिट का मास होगा वो, क्लियर। तो हमने म्यू डिफाइन कर दिया। अब ध्यान से देखो, इसको हम खींच के रखे हुए हैं और थोड़ा सा मैं इसको वाइब्रेट कर देता हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेकर वापस नीचे ले गया, तो यहाँ पे एक बम्प क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मैं मिटा दे रहा हूँ, उसका काम हो गया। यहाँ पे एक बम्प क्रिएट हो जाएगा, वो बम्प चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक बम्प क्रिएट कर दिया। इस बम्प को हम क्या बोलते हैं, पल्स। इट इज ऑल्सो वे, इसका नाम है पल्स। इसको अगर एक बम्प क्रिएट किया तो इज कॉल्ड पल्स, ठीक है। अब ये पल्स आगे ट्रैवल करेगी, ये पल्स कुछ स्पीड से ट्रैवल करेगी, है ना। ये स्पीड जो है वो पल्स की इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आएगी। वॉल से टकराने के बाद क्या होगा वो अगला टॉपिक है, बट अभी अपन वॉल से पहले तक की बात करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरफ ट्रैवल कर रही है। अब ये जो इसका ट्रैवलिंग की स्पीड है वो स्पीड इस टेंशन पर और इस मास पर डिपेंड करती है, ठीक है। वो अभी अपन देखेंगे जब फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा। जितना ज्यादा टेंशन होता है उतनी तेज स्पीड होती है इसकी वेव की। टेंशन यदि ज्यादा है तो जो बम हमने क्रिएट किया, जो पल्स क्रिएट की है वो तेज भागेगी, ठीक है। यदि मास ज्यादा है तो इसकी स्पीड कम रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि समहाउ डायरेक्टली रिलेटेड टू टेंशन, स्पीड ऑफ द पल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेंशन एंड इट इज डायरेक्टली इनवर्सली रिलेटेड टू द मास, ठीक है। एग्जैक्ट क्या पावर होगी, क्या फॉर्मूला बनेगा वो अपन निकालते हैं, लेकिन एक जनरल सेंस में अपन बात करें कि जितना ज्यादा टेंशन है उतनी तेज स्पीड होगी, जितनी कम, अपन देखते हैं ना लूज यदि अपन रस्सी रखेंगे और उसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो जो पल्स ट्रैवल करेगी वो धीरे धीरे ट्रैवल करती है, लेकिन टाइट रख के फिर उसको थोड़ा सा हम पल्स क्रिएट करेंगे तो स्पीड तेज होगी, है ना। सेम चीज यहाँ पर भी है, टेंशन ज्यादा स्पीड ज्यादा, टेंशन कम स्पीड कम, ठीक। मास के बारे में यदि अपन बात करें तो मास पर यूनिट लेंथ जितना ज्यादा होगा, मास नहीं बोलना चाहिए मुझे, मास पर यूनिट लेंथ मतलब म्यू बोलना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं म्यू लिख देता हूँ। जितना ज्यादा म्यू होगा उतना इट विल बी डिफिकल्ट फॉर वेव टू ट्रैवल, या फिर उतनी कम स्पीड से हो जाएगी, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा उतनी कम स्पीड, ये जितना कम ये जितनी ज्यादा स्पीड, ठीक है। तो अब अपन इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वी आर कैलकुलेटिंग बेसिकली द स्पीड ऑफ द पल्स ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ।
यदि पहला इंट्रोडक्शन ऑफ वेव वाला लेक्चर याद हो तो उसमें अपन ने बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव में हमने ये देखा था कि वेव ट्रैवल करने के लिए, मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए इलास्टिसिटी जरूरी होती है मीडियम की, एज वेल एज उसका इनर्शिया जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेंशन है दिस इज रिस्पांसिबल फॉर इलास्टिसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, एंड दिस म्यू इज रिस्पांसिबल फॉर इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिंग। बेसिकली स्ट्रिंग ही यहाँ पर मीडियम हो गया, राइट, ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पर मीडियम, क्योंकि उसी पर जो वेव है वो प्रोपेगेट कर रही है, एंड सिंस इट इज अ मीडियम सो इट इज अ मैकेनिकल वेव ऑब्वियसली, ठीक है। ओके, अच्छा पार्टिकल्स ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे, पार्टिकल पहले यहाँ था अब उठ के यहाँ पे आ गया तो ट्रांसफर्स भी होगी, है ना, आगे बढ़ रही तो प्रोग्रेसिव भी होगी, ठीक है। और इस एक डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक है तो इट इज वन डायमेंशनल, है ना। ओके, तो अपन बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की, स्पीड ऑफ वेव और स्पीड ऑफ पल्स ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कैसे शुरुआत कर रहे हैं, ये पल्स v स्पीड से इस तरफ जा रही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम भी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं जो इस पल्स के साथ v स्पीड से जा रहा है, ठीक है, इस तरफ। तो हमारे रिस्पेक्ट में जो पल्स है ये पल्स स्टेशनरी दिखेगी, ऐसा सिर्फ एक बम क्रिएट होता चला जाएगा और हमको ऐसे दिखता जाएगा, राइट। हम इसके साथ साथ में मूव करते जाएंगे तो हमको ये स्टेशनरी दिखेगा, है ना। ओके, हम क्या करते हैं, इसका एक एलिमेंटल पोर्शन कंसीडर करते हैं, ये पोर्शन कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ये पोर्शन हम मान सकते हैं कि एक सर्कल का पार्ट होगा, इट इज द, और एंड वी कैन कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेडियस फॉर दैट आल्सो, है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो पोर्शन है, लेट मी कॉल दिस पोर्शन बी, ए बी, ये ए बी पोर्शन मैंने इधर बना लिया, ठीक, जो कि मान लेते हैं किसी इंस्टेंटेनियस सर्कल का पार्ट है, एंड दिस आर विल बी इट्स इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये अपन ने सर्कल में पढ़ा है, आर इज द इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो सर्कल बना रहा है उसका सेंटर, ठीक है। ये जो एंगल है लेट मी कॉल इट डी थीटा, है ना। अच्छा, अब ये जो ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा तो उसको ये रेस्ट पर दिखेगा, है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एलबीडी बना लेते हैं, इस पे लगने वाले फोर्सेस बना लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन जो बचा हुआ है रेड वाला, ये वाला पोर्शन इसको इधर खींचेगा, एंड सिमिलरली ये वाला पोर्शन इसको इधर खींचेगा, तो वही टेंशन हम यहाँ पे बना देते हैं, इस तरफ लगेगा टी, ठीक है, और इस तरफ भी लगेगा टी, है ना। ये हमने टी लगा दिया। अब इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं, ये टोटल एंगल डी थीटा था तो ये डी थीटा बाई 2 हो गया, ये वाला एंगल डी थीटा बाई 2। अब हम ये वाला, ये इसका जो लेंथ मैं मान रहा हूँ ये बहुत छोटा है, तो मैं इस एंगल को डी थीटा बाई 2 मान सकता हूँ, ठीक है। कैसे, ये तो हो गया नॉर्मल, ये 90 डिग्री हो गया, ये डी थीटा बाई 2 तो ये डी थीटा बाई 2 हो गया, ये डी थीटा बाई 2 तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री में मान रहा हूँ, तो इसको अपन ये लाइन को बेसिकली मैं यहीं पर मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला एंगल डी थीटा बाई 2 हो गया, क्लियर। अच्छा, तो ये इसको फोर्स दिख रहा होगा। सिमिलरली इस पर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि अपन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो हमको इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिख रहा होगा जो इस पर आउटवर्ड लग रहा होगा, सेंटर के बाहर की तरफ, तो यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जो कि होगा dm into v square by r, है ना, where dm is the mass of this portion of the length, इसका मास मैं यहाँ पे लिखता हूँ, this mass of the AB is dm,
mass of AB is equal to B and it is subtending d theta angle at the center. ठीक है, तो ये हमको पता चला। अब हम इसके रिस्पेक्ट में नेट फोर्स बैलेंस कर दें, इधर निकले, इसको भी टी बोला, इसको भी टी बोला, तो टी का साइन टी का cos d थीटा बाई 2 इधर होगा, सिमिलरली टी का cos d थीटा बाई 2 इधर होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कट गया, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ये वाला पोर्शन ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, सॉरी ये वाला पोर्शन ऑफ दिस स्ट्रिंग इज नॉट मूविंग अपवर्ड और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो वी कैन से नेट फोर्स ऑन दिस पोर्शन AB मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, नेट फोर्स ऑन AB निकाल लेते हैं इस वाले पोर्शन पर इन बाय डायरेक्शन एंड वी विल इक्वेट इट टू द 0। ठीक है, तो एक तो फोर्स लग रहा है ऊपर dm into v स्क्वायर बाय r, और एक फोर्स लगेगा इसका नीचे कंपोनेंट और इसका भी नीचे कंपोनेंट, सो दैट विल बी इक्वल टू 2t, ये वाला एंगल sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो इट इज sin, ये d थीटा बाय 2 है तो ये 90 माइनस d थीटा बाय 2 हो जाएगा, इधर अपन ने cos कंपोनेंट निकाला तो उधर sin कंपोनेंट आ जाएगा, sin d थीटा बाय 2। ये फोर्स लग रहा है किस तरफ, ये फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ये फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। क्लियर, इसको अभी होल्ड करते हैं और अब अपन बात करते हैं dm की, कि dm क्या है। dm को हम लिख सकते हैं म्यू इनटू, यदि मैं इसके लेंथ dl बोल दूं, सो आई कैन राइट म्यू इनटू dl, ये dm हो गया। ठीक है, और यदि ये dl है तो मैं इसको r d थीटा लिख सकता हूँ, एंगल इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस है, सो दिस इज द arc, dl is the arc, will be equal to r into d theta, where d theta is the total angle, right? Okay, अब ये dl की वैल्यू यहाँ पे रख देते तो यहाँ से हमको dm पता चल गया, it is equal to mu r, dl की वैल्यू इज r d theta। ठीक है, अब ये जो dm की वैल्यू है वो उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये dm की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, दिस विल बी इक्वल टू म्यू r d थीटा v स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू 2t। अच्छा, एक चीज और, sin d थीटा बाय 2 अपने आप में बहुत छोटी वैल्यू होगी, तो जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो हम ये जानते हैं कि sin d थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो sin d थीटा, और आई एम राइट इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा की जगह में कुछ फाई कर देता हूँ। ठीक है, फाई इज वेरी स्मॉल, देन sin फाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर फाई की जगह क्या है, यहाँ पर अपने d थीटा बाय 2 लिखा, तो d थीटा बाय 2 के इक्वल हो जाएगा सीधा, सो इट इज इक्वल टू d थीटा बाय 2। ठीक है, अब काटाकाटी कर देते हैं, 2 से 2 उड़ गया, r से r उड़ गया, d थीटा से d थीटा उड़ गया, तो यहाँ से क्या बन गया, म्यू b स्क्वायर इज इक्वल टू t। ये बन गया अपना टेंशन वाला या फिर स्पीड वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसको अपन और मॉडिफाई कर लें, v की वैल्यू निकालें, तो आई वुड रिकमेंड कि पहले ये सब लिख लो, ये पूरा लिखने के बाद अपन v की वैल्यू निकालेंगे। इट इज सिंपली v इज इक्वल टू अंडर रूट t बाय म्यू, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट t बाय म्यू, ये लिख लो। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी वेव और स्ट्रिंग आएगा तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में लगेगा। ठीक है, तो ये लिखने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो हम b की वैल्यू निकाल चुके हैं अंडर रूट t बाय म्यू। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, इसको देखकर इसमें जो पहला ऑब्जर्वेशन है दैट इज कि यदि मैं t की वैल्यू और इस म्यू की वैल्यू फिक्स कर दूं, मतलब रस्सी को मैं जो खींच के रखा हूं वो फोर्स को फिक्स कर दूं और रस्सी का जो टाइप है वो फिक्स कर दूं, कि लेट्स से हमने जो भी नायलॉन की रस्सी ली है या फिर और भी कोई रस्सी ली है, उसका टाइप फिक्स कर दूं, मतलब म्यू फिक्स हो गया, उसका मास पर यूनिट लेंथ फिक्स हो गया, है ना।
टेंशन हमने जितना खींच के रखा है उसको मेंटेन कर रहे हो तो टेंशन फिक्स हो गया। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि उसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है, चाहे कितनी बड़ी रस्सी हो, चाहे 10 मीटर की लंबी रस्सी हो, उसका टी और म्यू फिक्स है, और अपन ने उसको पल्स दी, उस पर जो पल्स बनेगी उसकी स्पीड भी होगी, राइट। अब उस रस्सी को हमने आधा काट के 5 मीटर कर दिया, और वही टेंशन और वही म्यू हमने मेंटेन रखा, तो तब भी स्पीड उसकी भी ही होगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ t and mu, speed of wave is constant. ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हमने ये माना था कि हम ये जो परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट ही ग्राउंड पर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं, ये जो मैंने वेलोसिटी निकाली बस में वेलोसिटी हमने ये एक्सपेरिमेंट हमने बस में परफॉर्म किया, इसका मतलब ये जो स्पीड आई है इसकी वेव की ये बस के रिस्पेक्ट में, राइट। या फिर हम ये बोले कि स्पीड ऑफ द वेव है जिस स्पीड से स्ट्रिंग भाग रही होगी उसके रिस्पेक्ट में होगी, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस स्पीड ऑफ वेव इज विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग। यदि स्ट्रिंग की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 है तो ये स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी, राइट, क्योंकि स्ट्रिंग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 है। अदरवाइज यदि स्ट्रिंग बस में रखी है, बस 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है और उस पर अपन ने पल्स बनाई है, तो जो स्पीड ऑफ पल्स होगी दैट विल बी द वेक्टर एडिशन ऑफ स्पीड ऑफ बस एंड स्पीड ऑफ द वेव और पल्स ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्पीड है दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, राइट। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन इज स्पीड ऑफ वेव calculated above is with respect to the medium, ठीक है। तो हमको स्पीड ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है तो क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे कि स्पीड ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम प्लस स्पीड ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू और स्पीड ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मैं मीनिंग लिख रहा हूँ, दिस इज स्पीड नहीं बोलना चाहिए मुझे, वेलोसिटी बोलना चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ वेव, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वेव लिखना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ वेव कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो इसको अपन कंटिन्यू करें। तो ये क्या है, इट इज वेलोसिटी ऑफ pulse with respect to ground, ठीक है। ये क्या है, इट इज वेलोसिटी ऑफ पल्स with respect to medium and this is velocity of pulse it is velocity of medium, यहाँ पे मीडियम क्या है, स्ट्रिंग, मीडियम यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए स्ट्रिंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये अपना हुआ सेकंड ऑब्जर्वेशन, और ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है और इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये लिख लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन हम लेते हैं कि एक कार्ड है, ये कार्ड जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर सकती है, रिस्पेक्ट पल्स दे दी हमने,
उस पल्स की स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में। अगेन पल्स की स्पीड बोला है या फिर वेव की स्पीड बोला है तो हमको बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना है कि वो किसके रिस्पेक्ट में देके रखी है, मीडियम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर वो मीडियम क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग पर अपन वेव बनाया है। ठीक है, तो पल्स की स्पीड देके रखी है 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पल्स। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, दैट क्वेश्चन इज फाइंड द स्पीड ऑफ कार्ट, velocity of card such that wave remains stationary with respect to the ground। ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरीके से पल्स कुछ जो कार्ट है कुछ इस तरीके से बढ़े सच दैट ये वेव जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमको स्टेशनरी दिखे। ठीक है, तो हम पहले वही निकाल लेते हैं कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है इसका। यहाँ पे हमसे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ कार्ट क्या होनी चाहिए सच दैट पल्स रिमेन स्टेशनरी। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पल्स with respect to medium plus velocity of medium with respect to ground, है ना। ये अभी हमने फॉर्मूला देखा था। हमसे जो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या बोला है कि क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ द कार्ट सच दैट वेव रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेव रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेव का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं होना चाहिए। और जब वेव का ग्राउंड के, या फिर पल्स बोले हम, पल्स का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं होगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इट मस्ट बी इक्वल टू इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम कितना है, वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ पल्स। वेलोसिटी ऑफ पल्स जब भी बोलेगा क्वेश्चन में तो हमको उसको क्या मानना है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम हमको देके रखा है 20 आई, है ना। हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ दिस कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट, दैट मस्ट बी वेलोसिटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे कोई बोले कि सर मीडियम तो रस्सी है, हमसे तो कार्ट की स्पीड पूछी है, तो कार्ट और रस्सी जुड़े हुए भी तो हैं, राइट। तो जो स्पीड इस रस्सी की होगी आगे या पीछे मूव करने की, दैट विल बी द स्पीड ऑफ द कार्ट, राइट, या वाइस वर्सा। तो वी हैव बीन आस्क्ड वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर वेलोसिटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बिकॉज कार्ट इज हियर अटैच्ड विद द स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग इज द मीडियम। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ द कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज कमिंग आउट टू बी -20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होगी कार्ट की स्पीड। और ये कार्ट की स्पीड देखो किस तरफ आ रही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस आई कैप के डायरेक्शन में, राइट। मतलब यदि पल्स इस तरफ जा रही है तो कार्ट को इस तरफ जाना चाहिए, 20 माइनस आई कैप या -20 आई कैप के डायरेक्शन में। ठीक है, तभी हमको ये पल्स जो है स्टेशनरी दिखेगी। और ये बहुत ट्रू भी है, हमने पल्स को इधर बेसिकली पल्स प्रोड्यूस कर दी, पल्स इधर जा रही है, कार्ट यदि उतना ही इधर चली गई तो पल्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर दिख रही होगी। क्लियर है, ओके। तो ये आई थिंक आप समझ आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आपको वेलोसिटी ऑफ द पल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी होती है। ठीक है, और कैसे हमको वेलोसिटी ऑफ पल्स जब भी दिया जाएगा तो हमको ये मानना है कि इट इज विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम, और मीडियम यहाँ पर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के केस में। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को हमने पुली के थ्रू एक मास से कनेक्ट किया। ठीक है, ये मास जो है वो 2 kg का है, और यहाँ पर फिर अच्छा इसका मास पर यूनिट लेंथ देख रखा है, इट इज 0.1 kg पर मीटर। ये म्यू जो रस्सी जो बनी है थिन रोप उसका म्यू देख रखा है, और यहाँ पर मास लटका हुआ है 2 kg का। ठीक है, हमसे पूछा है फाइंड द
स्पीड ऑफ द पल्स in the string AB, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई पल्स दे के रखी होगी और उस पल्स जो A से B की तरफ ट्रैवल करती है उसकी स्पीड हमको बताना है, ठीक है। तो पल्स की स्पीड बताने के लिए हमको टेंशन पता होना चाहिए, है ना। ये हमको अज्यूम करना है कि ये वाला जो पोर्शन है बहुत ही स्मॉल है, अदरवाइज फिर इसका भी मास हमको कंसीडर करना पड़ेगा 2 kg, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली टी टेंशन होगा, यहाँ पर कुछ टेंशन होगा टी, राइट। वो टी जो है इसके जो 20 न्यूटन वेट है उससे बैलेंस हो रहा होगा, है ना, और यही टी हर पॉइंट पर होगा, राइट। तो यदि हमको टी पता चल गया तो हम स्पीड ऑफ वेव इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमको म्यू गिवन है ना। तो टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है 20 न्यूटन, राइट। अच्छा, यदि रस्सी का कुछ पोर्शन नीचे लटका होता है जैसा मैंने पिछला केस में बनाया था, तो फिर जो लटकी हुई रस्सी उसका भी हमको वेट लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए और इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कि वो रस्सी कितनी लटकी हुई है नीचे, ये सब गिवन होता है, ठीक है। म्यू तो गिवन है तो हम मास निकाल लेते हैं, ओके। तो टी हमें गिवन है, टी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बी की वैल्यू लिख देते हैं √t/μ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.1, so it will be 200 under root, so it will be 10√2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वेव विल बी इक्वल टू 1.4 होता है तो 14.14 हो जाएगा मीटर पर सेकंड, दिस विल बी द स्पीड ऑफ वेव। क्लियर, सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम स्ट्रिंग को वर्टिकल रखें, ठीक है। ये वेव, ये स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का मास हमें देके रखा है, क्वेश्चन है टोटल मास of the string is capital M, total length of the string is capital L, ठीक है। तो यहाँ से अपन अच्छा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमको बोला है, तो मास इज यूनिफॉर्मली, मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू, म्यू का होता है मास पर यूनिट लेंथ, ये म्यू हो गया, ठीक है। इसी को अपन dm बाय dl में लिख सकते हैं, एलिमेंटल मास डिवाइडेड बाय एलिमेंटल लेंथ, है ना, ओके। अब हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव। यदि मैं आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दूं तो कुछ शेप ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये पल्स जो है वो आगे स्पीड से कुछ ना कुछ आगे बढ़ती जाएगी, ऊपर बढ़ती जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमको बेसिकली फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू √t/μ, है ना। अब t क्या करें, t लिख देते हैं, टोटल मास इसका कितना है mg, तो हो जाएगा √mg/μ, तो हो गया √mg डिवाइडेड बाय m/l, तो ये हो गया √gl, आंसर, है ना। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है, ध्यान से देखो, दिस आंसर इज रॉन्ग। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि ध्यान से देखो, यदि मैं इस पॉइंट की टेंशन की बात करूं तो इस पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, इसके नीचे लटकी हुई रस्सी का वेट, है ना। यदि मैं इस पॉइंट पर टेंशन की बात करूं तो इस पर टेंशन कितना होगा, अगेन इसके नीचे लटकी हुई रस्सी का वेट, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं
वैसे वैसे जो नीचे लटकने वाला वेट है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो टेंशन है ये टेंशन वेरिएबल है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे टेंशन बढ़ता जा रहा है, राइट। और जो हमने T इक्वल टू mg लिखा है वो तो इस पॉइंट का टेंशन है, राइट, क्योंकि इस पॉइंट के नीचे पूरी रस्सी लटकी हुई है, तो पूरा वेट कितना होगा उसका mg। क्लियर है। तो यहाँ से एक चीज तो कंफर्म हुई कि ये वाला फॉर्मूला गलत, ये जो हमने एक्सप्रेशन बनाया गलत क्यों, वो गलत इसलिए है क्योंकि टेंशन वेरिएबल है, और टेंशन वेरिएबल है तो हम इसको डायरेक्टली mg नहीं लिख सकते, है ना। ठीक है, तो फिर क्या करें, तो फिर क्या करते हैं उसको यहाँ से देखना। हम क्या करते हैं, यहाँ से y डिस्टेंस दूर जाकर एक dy एलिमेंट मान लेते हैं। ये dy एलिमेंट बहुत छोटा है, ठीक है, हमने dy एलिमेंट मान लिया, इसका मास अपन dm मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम टेंशन लिख देते हैं। यहाँ पर जो टेंशन होगा बेसिकली वो इसके नीचे लटकी हुई रस्सी का मास होगा, है ना। ओके, तो अपन टेंशन लिखना शुरू करते हैं। या फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो, एक्चुअली टाइम कैलकुलेट करने में यूज होता है। हम क्या मान रहे हैं, y डिस्टेंस पर चलेगा हम, बस दैट्स इट। और y डिस्टेंस पे जाके इस पॉइंट पर टेंशन लिख रहे हैं। इस पॉइंट पर टेंशन जो इसके नीचे रस्सी लटकी हुई होगी उसका मास होगा, है ना, उसके वेट के बराबर होगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि m मास फैला हुआ है l लेंथ में, राइट। तो l यूनिट मास, l यूनिट लेंथ में m kg का मास होगा। फिर से l यूनिट लेंथ में m kg का मास फैला हुआ है, तो 1 यूनिट लेंथ में कितना मास फैला होगा, m बाय l, राइट। तो y यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, इट विल बी m बाय l इंटू y, यूनिटरी मेथड, राइट। 10 पेन 100 रुपए में आती है तो एक पेन कितने में आएगी पहले वो निकाल लिया, और कितनी पेन हमको खरीदना है वो निकाल लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि y यूनिट लेंथ का मास कितना है, m y बाय l। इसको अपन लेट से ये वाली को m1 बोल सकते हैं, ठीक है। इसका टोटल जो मास है, लटकी हुई रस्सी का मास है, y से नीचे नीचे तक लटकी हुई रस्सी का जो मास है उसको हमने m1 बोला। तो m1 की वैल्यू कितनी होगी, इट इज m y डिवाइडेड बाय l, है ना। इसका वेट कितना हो जाएगा, m1 इंटू जी, सो इट इज mg y डिवाइडेड बाय l, राइट। दिस इज द मास ऑफ दिस हैंगिंग रोप और हैंगिंग स्टिक, है ना। तो यहाँ पर वही टेंशन से बैलेंस हो रहा होगा, टी यहाँ पर टेंशन बन रहा होगा, क्लियर। तो यहाँ से अपन टेंशन लिख सकते हैं m1g के इक्वल, टेंशन मस्ट बी इक्वल टू m1g। ओके, सो m1g की वैल्यू रख देते हैं, mg डिवाइडेड बाय l into y, right. So we can say we have calculated the tension as a function of y, clear. अब अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, v is equal to under root t by mu. Now we know tension as function of y, so we will be getting velocity as function of y, है ना। तो velocity क्या हो जाएगा यहाँ से, velocity comes out to be, velocity as a function of y is equal to t की वैल्यू रख देते हैं mg by l into y, this is the t divided by m by n। म्यू की वैल्यू क्योंकि m by l ही है देखो वहां से, और इसका पूरे का अंडर, तो यहाँ से स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ y निकल रही है अंडर रूट जी वाई, अंडर रूट जी वाई, क्लियर। तो यहाँ से जो स्पीड है वो y पर डिपेंड करती जा रही है, देखो स्पीड y पर डिपेंड करती जा रही है, क्लियर। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन, वेरिएबल स्पीड बेसिकली यहाँ पर देखें, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी जैसा है, बस उसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे एक और मास लटका देता हूँ, ठीक है। इसके नीचे मैंने लेट से एक डिब्बा लटका दिया स्मॉल m मास का,
ठीक है, तो अब स्पीड ऑफ वेव क्या होगा वो कैलकुलेट करते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ। एक चीज तो हमने देख ली इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो सारा खेल था वो टेंशन का था, टेंशन वेरिएबल था, इसलिए अपना स्पीड ऑफ द वेव वेरिएबल आ रहा था, है ना। मतलब इस क्वेश्चन के लिए भी अपन ने यदि टेंशन निकाल लिया तो फिर अपना काम हो जाएगा, स्पीड निकल आएगी, ठीक है। तो हम टेंशन अगेन यहाँ से अपन वाई डिस्टेंस ऊपर चले और यहाँ पर अपन टेंशन लिख लें। अब यहाँ पर जो टेंशन होगा यहाँ पर जो टेंशन होगा अब वो इस पूरे के मास के इक्वल होगा, है ना। और यहाँ पर दो मास दिख रहा है, एक तो ये स्मॉल m का और ये जो पोर्शन है बचा हुआ रस्सी का या फिर स्ट्रिंग का उसका मास, है ना। इसको अपन m1 बोल रहे हैं, तो m1 प्लस m विल बी द टोटल मास। तो हम यहाँ पे टेंशन को डायरेक्टली इक्वल कर सकते हैं m प्लस m1 इंटू जी के इक्वल, है ना। अब जो बचा है वो बस एक टास्क है कि m1 निकाल लो तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। m1 अभी अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था, m1 इज इक्वल टू कैपिटल mg बाय l इंटू y। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, सो t क्या हो जाएगा m प्लस कैपिटल mg बाय l। अच्छा ये mg नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि मास है, वेट में आता है जी बेसिकली, ठीक है। तो m बाय l इंटू y इंटू जी बार, ठीक है। तो टेंशन इज अ फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू m प्लस m बाय l y, बस ऐसे रहने दो इसको, ठीक है। अब हमको स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट करना है, तो स्पीड ऑफ वेव क्या होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू, है ना। तो v की वैल्यू हो गई अंडर रूट t की वैल्यू रख देते हैं m प्लस दिस स्मॉल m प्लस m बाय l इंटू y इंटू जी डिवाइडेड बाय म्यू। क्या लिखेंगे, म्यू हमको रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ होना लिखना है, ना कि इस ब्लॉक का, ठीक है। तो ब्लॉक कितनी ब्लॉक नीचे लगा दो, हमको हमेशा किस पर फोकस करना है म्यू के लिए, रोप पर, स्ट्रिंग पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैपिटल M बाय L। तो V की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट, बेसिकली इट विल बी इक्वल टू, सिंपली अब तो इसको बस पहले सिंपलीफाई करना है, इट इज L M डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस M बाय L कर दिया इंटू y इंटू g। दिस विल बी द स्पीड एज फंक्शन ऑफ y। क्लियर है? तो यहाँ पे एक चीज समझ आ गई कि स्पीड ऑफ वेव वेरिएबल भी हो सकता है। स्पीड ऑफ वेव वेरिएबल होने के लिए यदि हमको t को बदल दिया तो ये वेरिएबल हो जाएगा। साथ ही यदि म्यू भी बदला हुआ होता तो वो भी वेरिएबल, मतलब यदि उसका हमको इक्वेशन दी होती कि म्यू कैसे वेरी कर रहा है y के साथ, तो फिर हमको वो वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करना पड़ता, और दोनों को पुट करते तो हमको दोनों का वेरिएशन पता चल जाता, दोनों की वजह से क्या वेरिएशन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। अगेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है इस लेंथ पर, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको पल्स दी, मतलब एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो यहाँ पे पल्स बनी होगी और ये पल्स ऊपर की तरफ ट्रैवल करती जाती है, ठीक है। इसकी अपन लेंथ मान लेते हैं, टोटल लेंथ कैपिटल L है, इसका टोटल मास कैपिटल M है, और यहाँ से पल्स को शुरू किया है तो लेट मी कॉल इट x इक्वल टू 0, है ना। एंड दिस विल बी y इक्वल टू 0 एंड दिस इज y इक्वल टू n। क्लियर? अब क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है दैट इज फाइंड द टाइम टेकन बाय पल्स टू रीच द ceiling, that's it, to reach the ceiling, and also check whether times for waves to travel
हाफ आर इक्वल और नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेसिकली, इसको अपन सॉल्व करना शुरू करें। टाइम कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको स्पीड कैलकुलेट करना पड़ेगी कि किस स्पीड से ये ट्रैवल कर रही है पल्स, है ना। तो हमने वही, इसका मास फैला हुआ है, अलग अलग पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगी, तो वाई डिस्टेंस पर हम एलिमेंट मान के वाई डिस्टेंस पर अपन बेसिकली टेंशन निकाल सकते हैं। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था वाई डिस्टेंस पर टेंशन क्या होता है, वाई डिस्टेंस पर टेंशन होता है, उस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आता रहता है स्ट्रिंग में। तो टेंशन एट डिस्टेंस y विल बी इक्वल टू कैपिटल M G by L into y, है ना। दिस इज हाउ द टेंशन इज वेरिंग विद y। ओके, तो यहाँ से अपन स्पीड भी निकाल सकते हैं। स्पीड विल बी इक्वल टू अंडर रूट t by mu, so it is m g by l और m g y by l डिवाइडेड बाय m by l। इसका टेंशन कितना आएगा, अंडर रूट जी वाई, है ना। दिस इज द टेंशन, सॉरी दिस इज द स्पीड ऑफ द पल्स एट एनी डिस्टेंस y फ्रॉम द बॉटम, है ना। अब हमें निकालना है टाइम, और अगर हम स्पीड निकाल चुके हैं तो क्या करें, हम एक स्मॉल एलिमेंट मानते हैं डिवाइड थिकनेस का, ठीक है, और इसमें ये जो डिवाइड डिस्टेंस ट्रैवल करी है पल्स ने, ये dt टाइम में करी होगी। तो इस इंस्टेंट पर y डिस्टेंस पर हम स्पीड जो v निकली है, इसको अपन लिख सकते हैं dy by dt, ठीक है। और हमें टाइम चाहिए, टोटल लेंथ तो हमको पता ही है, तो देखा जाए मैं क्या करता हूँ, इस dt को हम एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ इसको करते हैं, तो dy डिवाइडेड बाय अंडर रूट dt इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय अंडर रूट gy, ठीक है। इसको अपन अब सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√g y की पावर -1/2 dy, है ना, और इधर ये हो गया dt। ये g तो कांस्टेंट है, मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूँ, मुझे पूछा है कि टाइम पल्स को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, वो निकालो, है ना। मतलब y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू l तक पल्स पहुँचेगी, तो मुझे जो y को इंटीग्रेट करना चाहिए, y इक्वल टू 0 से l तक कर देना चाहिए, है ना। तो y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू l तक अपन इंटीग्रेट करेंगे, और उसमें जो टाइम लगेगा दैट इज आस्क्ड फ्रॉम अस, वो आपसे पूछा हुआ है ना। तो इसको इंटीग्रेट करें, इट इज 1/√g y की पावर -1/2, तो y की पावर -1/2 प्लस 1, तो इट विल बी प्लस 1/2, एंड 1/2 यहाँ पर आएगा तो 2 इधर आ गया, एंड नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू l। so this will reduce to 2 √l/g। इतना टाइम लगेगा, ठीक है, पल्स को बॉटम से लेके तो सीलिंग तक जाने में इतना टाइम लगेगा। समझ आया कैसे कैलकुलेट किया। सबसे पहले तो हमने टेंशन को कैलकुलेट किया, जो कि रिकमेंडेड है याद करने की, ठीक है, इट इज वेरी रिकमेंडेड फॉर रिमेम्बरिंग। हमने फिर स्पीड निकाली, स्पीड ऑफ वेव निकाली, ठीक है। हमने dy एलिमेंट किया, उसको dt टाइम में उसने ट्रैवल किया होगा, सो dy by dt इज बेसिकली द स्पीड ऑफ द वेव, है ना। फिर उसके बाद इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करते टाइम हमने लिमिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। हमको क्या कैलकुलेट करना था, हमको यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट करना था, है ना। तो हमने y इज इक्वल टू 0 रखा और y इज इक्वल टू l रखा। जो लिमिट हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, उतना टाइम हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, ये वाला पोर्शन तो अपना हो गया, कौन सा वाला, फाइंड द टाइम टेकन बाय पल्स टू रीच द सीलिंग, है ना। अब हमको चेक करना है क्या, कि फर्स्ट हाफ में जो ट्रैवल करने पर वेव को लगने वाला टाइम और सेकेंड हाफ में वेव को लगने वाला टाइम इक्वल है या नहीं। मतलब y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू l/2 तक, यहाँ तक आने वाला टाइम और यहाँ से यहाँ तक वाला टाइम, सॉरी यहाँ से यहाँ तक वाला टाइम इक्वल है या नहीं, ठीक है। ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो लेट्स से इसके बीच का टाइम इंटरवल अपन t1 बोल लेते हैं और इसके बीच का टाइम इंटरवल अपन t2 बोल लेते हैं। अपन सबसे पहले फोकस करते हैं t1 पर, है ना। t1 निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा,
y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू L/2 तक, है ना, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक वेव जो ट्रैवल करी है वो टाइम निकालना है। क्लियर? और दूसरा टाइम अपने को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू L/2 से लेके तो y इज इक्वल टू L तक, है ना। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमको स्प्रिंग का यहाँ से पल्स का यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है, तो उसमें से t1 घटा दो, सो यू विल गेट द t2, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं, पहले t1 पर फोकस करते हैं। तो पूरा प्रोसीजर ये रहेगा, बस लिमिट बदलनी है, तो हम यही फॉर्मूला याद कर लें, है ना। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, जो t का टाइम है dt का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/√g y की पावर -1/2 dy, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना। ये याद ना भी रहे, लेकिन इससे पहले वाला जो टेंशन और स्पीड का फॉर्मूला है वो याद रहना चाहिए, उससे फिर ये अपने आप बन जाता है। ठीक है, हमें t1 निकालना है, तो t1 के लिए हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू L/2 तक। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन करेंगे, इसका क्या बनेगा 1/√g, y की पावर 1/2 बाई 2 तो 2 पर आ जाएगा, इधर y इज इक्वल टू 0, इधर y इज इक्वल टू L/2, है ना। तो t1 की वैल्यू कितनी निकल रही है 2/√g, ये हो जाएगा √L/2। ठीक है, इस 2 को अपन अंदर ले आते हैं, तो इट विल बी 2L/g का अंडर। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। क्लियर? ये फर्स्ट हाफ ट्रैवल करने में लगा हुआ टाइम। अब सेकेंड हाफ ट्रैवल करने में लगा टाइम कैसे निकालेंगे, या तो हम फिर से ही फॉर्मूला यूज करें, y इज इक्वल टू L/2 से y इक्वल टू L तक इंटीग्रेट करें तो हमको t2 मिलेगा, या फिर अपन ऐसा कर सकते हैं कि हमको टोटल टाइम तो पता ही है ना। टोटल टाइम कितना निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, डेल्टा t वाज इक्वल टू √L/g 2 √L/g, ये था, है ना, ये टोटल टाइम था। अब इस टोटल टाइम में से यदि हम t1 माइनस कर देंगे तो हमको t2 मिल जाएगा, सो t2 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा t माइनस t1, सो t2 विल बी इक्वल टू 2 √L/g माइनस √2L/g। ठीक है, और यहाँ से डेफिनेटली दिख रहा है कि दोनों इक्वल तो नहीं है ना, इसको यदि मैं √L/g को कॉमन ले लूँ, सो दिस 2 माइनस √2 √L/g, right, this is t2 and this is t1। clear? तो हम कह सकते हैं कि t1 is not equal to t2। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया, एंड चेक करने पर हमको ये पता चला है कि these two times are not equal। clear?